अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस मॉडल पेपर पार्ट 2। अच्छा, ये पेपर पैटर्न अभी चेंज हुआ है। आपके पास इस एग्ज़ाम के लिए 1 आवर 30 मिनट्स है और आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उस हिसाब से फिर आप अपना आंसर जो है वो लिखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पे। वो कह रहे हैं अ स्कूल इज़ डेवलपिंग अ कस्टमाइज्ड स्कूल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम SMIS भी कहते हैं, to handle student records, attendance, and fee processing. Instead of buying and maintaining physical servers, the school decided to deploy the system on a cloud platform that handles all the infrastructure and scaling automatically. ठीक है, allowing developers to focus only on coding and testing the application. आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल यूज इन दिस केस। आपने यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल जो आप यूज कर रहे हैं सिर्फ उसका नाम बताना है। और जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल यूज करें दैट इज PaaS, जो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका लिखा हुआ है एक्सप्लेन योर आंसर विद अ रीजन एंड प्रोवाइड वन रेलिवेंट रियल वर्ल्ड एग्जांपल। पहले तो आप रीजन देंगे कि क्यों है, उसके बाद आप ये बताएंगे कि इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देंगे। ओके, पार्ट 2 का आंसर यहाँ पे लिखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि मैं इसको थ्योरेटिकली मेंशन कर रहा हूँ। द क्लाउड प्रोवाइडर मैनेजेस द इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या करता है वो, सर्वर्स एंड ऑटोमेटिक स्केलिंग, बिल्कुल यही करता है। सही है। वाइल द डेवलपर्स while the developers only focus on coding, testing and running the application। सही है, यही काम कर रहा होता है आपका क्लाउड, टेस्टिंग एंड रनिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, पास इज, ये आपके पास क्या है, गूगल प्लेटफॉर्म ऐप इंजन है। सही है, ये आपके पास आगे इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फातिमा इज अ कंप्यूटर लैब ऑपरेटर एट स्कूल। शी notices that students often download files from untrusted websites, use weak passwords and leave their device unattended. Recently, one of the school computer was infected with ransomware which encrypted important student records. With respect to the given scenario, suggest any three effective cybersecurity measures that Fatima should implement to enhance the school's digital security. 3 सिक्योरिटी मेजर्स क्या हो सकती हैं, आपने 3 पॉइंट से मेंशन कर देना है। सबसे पहला क्या है, इंस्टॉल एंड रेगुलरली अपडेट एंटीवायरस, या इसको हम दूसरा नाम ये भी होता है एंटी रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें और आप वो करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऑन रखें। सही है, ये ऑन रखें आपने। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है आपके पास, आप एजुकेशन दें स्टूडेंट्स को, एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट सेफ इंटरनेट यूजेज। सही है, आप उन्हें बताएं कि इंटरनेट किस तरह से सेफ हो सकता है और क्या क्या इसके किस किस तरीके से आप सेफ रह सकते हैं। सही है। ओके, कमिंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है आपके पास
एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफी एंड इनक्रिप्शन। आपने क्या बताना है इसके दरमियान? रिलेशनशिप बताना है पार्ट वन में। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी क्या है? देखें इसके अंदर आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, पहले आप क्रिप्टोग्राफी को बताएंगे कि क्रिप्टोग्राफी इज ओवरऑल साइंस ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन। सही है, क्रिप्टोग्राफी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। सही। और इनक्रिप्शन क्या होती है? इनक्रिप्शन इज अ टेक्निक। ठीक है, यूज्ड इन, हाँ यूज करते हैं, क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम यूज करते हैं। ओके, तो ये इसका रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है, दैट कन्वर्ट्स रीडेबल डाटा इनटू अनरीडेबल फॉर्म। सही है, ये एनक्रिप्टेड मैसेज जो कहते हैं हम, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब आते हैं पार्ट टू की तरफ। पार्ट टू लिखा हुआ है हाउ आर क्रिप्टोग्राफी एंड इनक्रिप्शन डिफरेंट येट वर्क टुगेदर इन सिक्योरिंग डिजिटल कम्युनिकेशन, प्रोवाइड एन एग्जांपल। सही है, क्रिप्टो के अंदर हम जब बात करते हैं एक ही नंबर में है, इसमें काफ़ी बातें लिख दी हैं उन्होंने। क्रिप्टो इंक्लूड्स मैनी सिक्योरिटी मेथड्स, जिसमें सच एस इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये क्रिप्टो के मेथड्स हैं, सिक्योरिटी मेथड्स हैं। वाइल इनक्रिप्शन, अच्छा इसको एक्सप्लेन नहीं करते, एग्जांपल यहीं पे लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक नंबर का सवाल पूछ ले एग्जांपल लिखते हैं, और एग्जांपल में व्हाट्सएप मैसेजेस लिख दें। सेंडिंग मैसेज थ्रू व्हाट्सएप क्रिप्टो प्रोवाइड्स सिक्योरिटी वाइल इनक्रिप्शन प्रोटेक्ट मैसेज। ठीक है, इनक्रिप्शन क्या करती है? प्रोटेक्ट मैसेज करती है। कीवर्ड्स भी यूज कर लेंगे, एक तो एग्जामिनर आपको मार्क्स यहाँ पे अवार्ड कर देगा। सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है राइट एन एल्गोरिथम टू सर्च फॉर द नंबर 10। एल्गोरिथम आपने लिखना है नंबर 10 को सर्च करने के लिए इन द लिस्ट, ऐसे दी हुई है, देखिए ये रो वाइज लिस्ट दी हुई है। ठीक है, आपने क्या किया, स्टार्ट लिखा, एल्गोरिथम लिख रहा हूँ मैं, फिर आपने लिखा क्रिएट अ लिस्ट, ये लिखा 5 10 15 20। सही है, उसके बाद लिखा सेट टारगेट नंबर इक्वल्स टू 10। इसके बाद क्या कर रहे हैं, कंपेयर टारगेट विथ फर्स्ट एलिमेंट। सही है, जो कि आपके पास है 5 है। फिर भी क्या लिख रहे हैं, कंपेयर टारगेट विथ सेकेंड एलिमेंट। सही है, जो कि आगे आपके पास 10 है। पहले वाला तो नॉट इक्वल है, दूसरा वाला इक्वल हो गया, तो क्या आ जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, डिस्प्ले
नंबर फाउंड एट पोजीशन 2 और यहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपने एल्गोरिथम लिखना है इस तरह से। सही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंटेक्स एंड सीमेंटिक्स इन प्रोग्रामिंग। सिंटेक्स और सीमेंटिक्स को आपने बताना है प्रोग्रामिंग में क्या इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और एक एग्जांपल भी देनी है आपकी। सिंटेक्स क्या होता है? रेफर्स टू रूल्स एंड structure of writing code in a programming language। सही है। और सीमेंटिक्स क्या होता है? इट रेफर टू मीनिंग एंड बिहेवियर ऑफ कोड। सही है, कोड का बिहेवियर। और ये बताता है चेक्स वेदर कोड इज करेक्ट, करेक्ट है या नहीं है ये बताता है। इट चेक्स वेदर कोड गिव्स एग्जैक्ट रिजल्ट, गिव्स एग्जैक्ट नहीं आएगा, एक्यूरेट आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिंटेक्स क्या आएगी? ये आएगा प्रिंट हेलो। सही है। और सीमेंटिक्स की एग्जाम्पल क्या आएगी? x इज इक्वल्स टू 5/0। 5/0 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिंटेक्स करेक्ट है, लेकिन सीमेंटिक्स विल कॉज एरर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स अ टेम्परेचर वैल्यू इन डिग्री सेंटीग्रेड एज इनपुट एंड डिस्प्लेज द टेम्परेचर एज कोल्ड। कोल्ड है लेस देन इक्वल टू 15, मॉडरेट है 16 to 30, और हॉट है ग्रेटर देन 30 यूजिंग इफ, एल इफ और एल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका कोड कैसे लिखेंगे हम? अब कोड लिखना है तो सिंटेक्स को आपने जहन में रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। टेम्परेचर इज इक्वल्स टू आई एन टी, इंटीजर इनपुट ले रहे हैं हम, इनपुट, फिर कॉलन्स लगाया आपने यहाँ पे प्रॉपर, एंटर टेम्परेचर। ठीक है, फिर कॉलन लगाया, टेम्परेचर वो आपको इसमें इनपुट करके दे रहा है, ये एक ब्रैकेट और ये एक दूसरा ब्रैकेट, ब्रैकेट भी प्रॉपरली क्लोज करना है वरना कोड एरर देगा। इफ टेम्परेचर 15 है तो प्रिंट करें कोल्ड। एल इफ टेम्परेचर 30 है, लेस देन इक्वल टू 30 आ रहा है, तो प्रिंट करें मॉडरेट। फिर एल्स यूज करना है आपने, एल्स के लिए कंडीशन नहीं लिखेंगे कोई, प्रिंट करेंगे हॉट। सही है। इसकी लैब आपने कोड लिखना था ना, अब आपके पास इसकी एग्जांपल में यही है
कि अगर सपोज पहला इनपुट उसने 10 दिया है तो आपके पास आउटपुट में क्या आ गया, आउटपुट में कोड आ गया, सही है। आई, ये मतलब आउटपुट होता है, ये आई स्लैश पी का मतलब इनपुट है। अब अगर वो 25 दे रहा है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, मॉडरेट आ जाएगा, सही है। और कॉलन लगा देते हैं, चलो ये ले। और अगर ये 35 दे देता है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, हॉट आ जाएगा, सही है। ये तो मैंने एग्जांपल इसलिए बता दी ताकि आपके कोड का आउटकम ये आएगा, सही है। अच्छा, इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है आपके पास, अ बैंक यूजेस अ स्टैटिस्टिकल मॉडल टू evaluate customers applying for loans, ठीक है। The model consider the applicant's income, age, previous loan history and spending behavior to predict the chance of loan repayment. Analyze the effectiveness of the statistical model in helping the bank to consider loan applications. आपने बताना है इसकी effectiveness के बारे में, ठीक है। तो इसके पहले पार्ट में लिख देते हैं। बेसिकली इफेक्टिव इसलिए है कि क्या कर रही है, इट हेल्प्स बैंक मेक फास्टर एंड accurate loan decisions while reducing risks, सही है। दूसरा पार्ट क्या, राइट एनी वन एडवांटेज एंड वन पॉसिबल लिमिटेशन ऑफ यूजिंग द मॉडल इन द गिवन सिचुएशन। एडवांटेज लिखें एक, एडवांटेज क्या आएगा आपका, रिड्यूस चांसेस ऑफ गिविंग लोन टू कस्टमर्स who may not repay them, ये एडवांटेज है आपके पास एक। और लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेशन आपकी आएगी, इट गिव्स इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस if customer data is incomplete, इनकम्प्लीट हो या सही नहीं हो, सही है। अच्छा, अब ईआरक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग पाइथन कोड इज इंटेंडेड टू प्रिंट नंबर्स 1 to 5 बट इट कंटेन एरर्स, आइडेंटिफाई एंड रीराइट द करेक्ट कोड टू मेक इट वर्क एज इंटेंडेड, ठीक है। तो इसका करेक्ट कोड क्या होगा, इसका करेक्ट कोड होगा, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए आसानी के लिए ताकि आपको नज़र भी आ रहा हो। फॉर आई इन रेंज, रेंज आप लिखेंगे 1,6 तक, ठीक है। और क्या आएगा, प्रिंट आई। तो दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू राइट दिस कोड एंड दिस इज द करेक्ट कोड। और आउटपुट पे आपके पास, क्योंकि आपको 1 से 5 तक चाहिए, तो इसका आउटपुट ऐसे आएगा आपके पास 1 2 3 4 और 5 आएगा, सही है। अच्छा, अब आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड नेस्टेड फॉर लूप्स टू प्रिंट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। मैं यहीं पे आपके सामने इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। पहला है रोज इज इक्वल्स टू 4321 432 431, सही है, ये आ गया। फॉर आई इन रोज, ये फॉर लिखा हुआ है पहला वर्ड, ठीक है। कॉलन फॉर जे इन आई, प्रिंट जे कॉमा
एंड इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा कोड, और फिर आप क्या कर देंगे, लास्ट स्टेप में लिखेंगे प्रिंट ये, ठीक है। जो भी एंड में ये वैल्यू आ जाएगी और आपके पास आउटपुट इसी तरीके से आएगा, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। सही है। तो दिस इज द वे। रोज आपने लिखा फॉर आई इन रोज, फॉर जे इन आई, और दिस इज द वे टू राइट दिस स्पेसिफिक आउटपुट इन कोड, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट बी लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू डेवलप अ बेसिक बिलिंग सिस्टम फॉर अ ग्रोसरी स्टोर दैट। ये थोड़ा सा आपके पास लेंदी क्वेश्चन आ रहा है। इसमें ग्रोसरी स्टोर है, उससे आपने टेक्स द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ टू डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम द यूजर, फिर उसकी कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, फिर उसके बाद ग्रैंड टोटल करना है, फिर 10% का डिस्काउंट लगाना है अगर वो उसकी अमाउंट 1000 से ज़्यादा है, और डिस्प्ले ऑल कैलकुलेटेड वैल्यूज, फिर कंपेयर एंड डिस्प्लेज अ टर्म दैट इज मोर एक्सपेंसिव बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट। तो इसका एक ही सवाल है आपके पास, और वो है आपके पास 7 मार्क्स का, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, प्राइस 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट यहीं से ले रहा हूँ, और इसकी इनपुट देते हैं फ्लोट से, फ्लोट इनपुट ब्रैकेट में एंटर प्राइस ऑफ आइटम 1, ये 1 है, फिर कॉलन आएगा, और फिर स्पेस, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सही है, 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है। ये डबल ब्रैकेट आएगा एंड में, क्योंकि एक यहाँ पे ओपन हुआ, एक यहाँ पे ओपन हुआ, तो एंड में 2 आएंगे। सही। उसके बाद आप यहाँ पे ले लें इनपुट इसका क्वांटिटी का QTY1 से, 2 इनपुट्स लेने हैं ना, इसलिए 1 और 2 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंटीजर इनपुट ले रहे हैं, एंटर क्वांटिटी ऑफ, किसकी क्वांटिटी, आइटम 1 की। सही है, कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए, स्पेस दे दिया, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसी तरीके से आपने दोबारा प्राइस 2 लिखा, और प्राइस 2 पे ऊपर वाली पूरी लाइन रिपीट कर दी, और एंड में आके आपने यहाँ पे लिखा, ये फ्लोट लिखा, ये इनपुट, ये पूरा एग्जैक्टली आपने ऊपर से नीचे कॉपी कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया आइटम 2 ब्रैकेट। अच्छा, मैं पूरा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग शायद परेशान हो जाएंगे। तो फ्लोट इनपुट ब्रैकेट एंटर प्राइस ऑफ आइटम 2। सही है। उसका वही सेम प्रोसेस क्वांटिटी 2 के लिए भी ऐसे ही लिखे हैं, ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट करते जाएं। इनपुट ब्रैकेट में एंटर क्वांटिटी ऑफ, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, आइटम 2, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सही है। ये आपके पास आ गया आइटम का। अब इसका पार्ट 2 क्या था कि टोटल कॉस्ट निकालनी है आपने। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल पहले 1 का करें, टोटल 1 का निकालेंगे कैसे, प्राइस 1 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 1, और टोटल 2 का कैसे निकलेगा, प्राइस 2 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप ग्रैंड टोटल लिखेंगे। ग्रैंड टोटल लिखते हैं, ग्रैंड अंडरस्कोर, स्पेस नहीं आता ना, अंडरस्कोर टोटल, क्या आएगा, टोटल 1 प्लस टोटल 2, ठीक है। उसके बाद इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करो, इफ़ ग्रैंड अंडरस्कोर टोटल जो है वो ग्रेटर है 1000 से, आपके पास क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा, ग्रैंड अंडरस्कोर टोटल मल्टीप्लाई बाय 0.1। सही है। और आपके पास क्या आएगा, एल्स डिस्काउंट इज इक्वल टू 0। यानी कि वो ये ऊपर लिखा होता है ना कि अगर डिस्काउंट आपके पास वो वैल्यू ग्रैंड टोटल की 1000 से ज़्यादा होगी तो 10% डिस्काउंट देंगे,
तो 0.1 का मतलब ही 10% है, 10/100 इज 0.1, सही है। और अगर डिस्काउंट 0 है तो फाइनल अंडरस्कोर टोटल, ये स्पेस नहीं है, वो हो रही है स्पेस, इसके बीच में स्पेस नहीं है, ग्रैंड अंडरस्कोर टोटल माइनस डिस्काउंट, ठीक है। और फिर क्या आएगा, कंपेयर एंड डिस्प्ले द आइटम, कंपेयर भी करना है और डिस्प्ले भी करना है। यहाँ पे कंपेरिजन और डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करने लगे अब हम। पहला प्रिंट आएगा आपके पास, प्रिंट टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम 1, ठीक है। और यहाँ डाल देंगे टोटल 1 आ जाएगा, सही है। इसी तरीके से फिर प्रिंट करेंगे, इसी तरीके से क्या आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे किस में जा रहा है, ये टोटल 2 में जा रहा है, सही है। अच्छा, इसके बाद क्या है, प्रिंट क्या करना है आपने, ग्रैंड टोटल, सही है। और ये जा रही है वैल्यू इसकी, ग्रैंड अंडरस्कोर टोटल से निकल कर आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। फिर प्रिंट क्या कर रहे हैं आप, डिस्काउंट प्रिंट कर रहे हैं। कॉलन के बाद ना थोड़ी सी स्पेस है, और कहाँ से उठा रहे हैं डाटा, डिस्काउंट से उठा रहे हैं डाटा। और फिर प्रिंट कर रहे हैं आप फाइनल टोटल स्पेस कॉमा, और डाटा कहाँ से उठा रहे हैं, फाइनल अंडरस्कोर टोटल से। ये तो हो गया डिस्प्ले का काम, सही है। डिस्प्ले के बाद आपने क्या करना है, उसको कंपेयर करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये 1 2 3 4 5, यानी कि 5 प्रिंट हो गए आपके पास, सही है। अब लास्ट जो स्टेप था वो क्या था, कंपैरिजन का था। कंपेयर कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर ऐसे करेंगे, इफ टोटल 1 इज ग्रेटर देन टोटल 2, सही है। कॉलन लगाया आपने, तो आप प्रिंट करें, क्या प्रिंट करेंगे आप, आइटम 1 इज मोर एक्सपेंसिव, सही है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, एल इफ अगर टोटल 2 बड़ा है टोटल 1 से, आप क्या प्रिंट करेंगे, आप ये प्रिंट करेंगे, आइटम 2 जो है इज मोर एक्सपेंसिव, सही है। अच्छा, एल्स क्या आएगा आपके पास, देखिए या तो टोटल 1 बड़ा होगा, या तो टोटल 2 बड़ा होगा, या क्या होंगे, क्या प्रिंट करेंगे आप लास्ट में, बोथ आइटम्स हैव इक्वल कॉस्ट, ठीक है। सही है। अच्छा, इसके बाद आता है अगला सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इस मॉडल पेपर का आखिरी सवाल है, और इसके अंदर भी आपके पास चॉइसेस होती हैं। हॉस्पिटल ऑफन स्ट्रगल टू मॉनिटर पेशेंट्स with chronic conditions after discharge. Unnoticed symptoms and later interventions can help to re-hospitalization and poor health outcomes. ये एक उन्होंने सिनेरियो दिया। उसके बाद लिखा हुआ है, examine that the IoT, that is Internet of Things, contributes to solving the challenge of post discharge patient monitoring in the healthcare sector। ठीक है, पहले इसको देखते हैं फिर दूसरे सवाल पर आते हैं। यानी कि देखें, एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, अब डिस्चार्ज होने के बाद जो है वो आईओटी कैसे हेल्प कर रहा होता है कि वो पेशेंट को मॉनिटर किया जाए हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, सही है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ क्या है, आईओटी हेल्प्स, ओके, आईओटी हेल्प्स
थ्रू स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस और वो डिवाइसेस जो होती हैं वो देयर नीड्स टू बी कनेक्टेड टू इंटरनेट, ताकि वो मॉनिटर किए जा सके ना। वो बंदा जो उनके साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन वो एक डॉक्टर है, तो वो चेक कर सकता है कि हाँ जी इस वक्त उसका जो पेशेंट है जो डिस्चार्ज हो गया है, उसके बाद उसकी सिचुएशन कैसी है। सही है। दीज डिवाइसेस सेंड डेटा, किस तरह का डेटा हो सकता है? हार्ट रेट हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, ग्लूकोज लेवल हो सकता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर आ गया, आपका ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ताकि टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये आपके पास आ गया पार्ट वन का आंसर। ठीक है। अब टू में क्या लिखा हुआ है? एनालाइज दैट द कंटिन्यूअस पेशेंट मॉनिटरिंग टू IoT हेल्थ improves हेल्थ केयर आउटकम्स, मेंशन स्पेसिफिक IoT डिवाइसेस एंड द टाइप ऑफ डाटा दे कलेक्ट। IoT डिवाइसेस के नाम मेंशन करना और वो कौन कौन सा डाटा कलेक्ट करे। 3 नंबर का तो 3 ही डिवाइसेस के नाम लिखेंगे हम। ठीक है, ये एक हेडिंग डाल लें यहाँ पे IoT डिवाइसेस, और यहाँ पे दूसरी हेडिंग डाल लें डाटा। डाटा वो क्या कलेक्ट कर रहा है। सही। अच्छा, सबसे पहली है स्मार्ट वॉच। सबको पता है स्मार्ट वॉच क्या करती है। हम लोग क्या करते हैं स्मार्ट वॉच से? स्मार्ट वॉच पे हम अपना हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने वो हार्ट RATE रेट। सही है। हम अपना स्लीप पैटर्न चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो उसका लेवल चेक कर सकते हैं कि उसका लेवल क्या चल रहा है, हमारी एक्टिविटी कितनी कंप्लीट हो गई है, कितनी रहती है, जैसे स्टेप्स हैं, और बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं। टू में आपके पास क्या आता है? ग्लूकोज मॉनिटरिंग। IoT डिवाइस के अंदर ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, और ये क्या करता है? ये ब्लड का शुगर लेवल चेक करता है। सही है। तीसरी डिवाइस हम जो यूज़ कर सकते हैं, ये सबको पता ही होगा, ECG मॉनिटर। ECG मॉनिटर क्या चेक कर रहा होता है आपका? हार्ट का रिदम चेक कर रहा होता है। ठीक है, जैसे हार्ट बीट कहते हैं, जिसमें आपकी हार्ट बीट इरेगुलर तो नहीं है, तो इरेगुलर हार्ट बीट लिख लें आप। सही है, इरेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, ये आपका पार्ट टू का आंसर हो गया। पार्ट थ्री में क्या पूछा गया आपसे? हाउ IoT generated data helps healthcare providers make timely and effective decisions to reduce risk by using a real or hypothetical example। देखें, जो डाटा आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना टाइमली, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए कितना इफेक्टिव है, और वो किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क को। आप एक रियल या हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताएं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट थ्री को। ठीक है, देखिए, इट हेल्प्स पेशेंट इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली। प्रोवाइड कर देना, इट हेल्प्स प्रोवाइड पेशेंट इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली। ठीक है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली आपके पास आना शुरू हो गई। ठीक है, अब क्या हो गया, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। इफ अ पेशेंट कंडीशन वर्सन, यानी कि पेशेंट की कंडीशन अगर ख़राब होना शुरू हो गई, डॉक्टर्स को अलर्ट्स रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। डॉक्टर्स रिसीव्स अलर्ट्स इमीडिएटली। ठीक है, जीएटली। ठीक है, और वो क्या करेगा? एंड कैन प्रोवाइड
ट्रीटमेंट, फौरन ही ट्रीटमेंट बता सकता है किससे, ताकि वो क्रिटिकल ना हो ना, बिफोर इट बिकम्स क्रिटिकल। देखिए अगर उसके डॉक्टर के पास रियल टाइम डाटा जा रहा होगा तो डॉक्टर को फौरन पता चल जाएगा कि उसका पेशेंट की कंडीशन क्या है। ऑब्वियसली जब कंडीशन सही होगी तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो तो जैसे चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको ये पता चला कि उसके पेशेंट की कंडीशन खराब है तो डॉक्टर इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं ताकि वो सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल रहे और क्रिटिकल ना हो। सही है। अच्छा, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका पार्ट बी है, एनालाइज द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस बताएं ऑफ इंक्रीज कनेक्टिविटी। आप एनवायरमेंटल के कॉन्सिक्वेंस बताएं इंक्रीज कनेक्टिविटी थ्रू एनी टू पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताते हैं। ठीक है। एनवायरमेंटल के कॉन्सिक्वेंस अगर इंक्रीज कनेक्टिविटी हो और उसके दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताते हैं। ठीक है। यहाँ मैं पार्ट बी कर रहा हूँ, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव इम्पैक्ट्स बता रहा हूँ। सही है। इसका पार्ट वन कर रहे हैं, पहले मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे। सही है। अच्छा, टू द पॉइंट बात करेंगे। नंबर वन पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, रिड्यूस्ड पेपर यूजेज। बिल्कुल सबको पता है पेपर यूजेज कम हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सही है। एनवायरनमेंट के ऊपर स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी की मैनेजमेंट बहुत स्मार्ट तरीके से हो रही है, दिस इज वन ऑफ द अदर पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव में आपके पास सबसे पहले क्या आता है, ई वेस्ट, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब ये होता है, ये आपको एमसीक्यू से मिला था, जिसे ई वेस्ट कहते हैं, कि जब आपके ओल्ड मोबाइल फोन होते हैं इसको आप क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है। ओल्ड मोबाइल फोन को डिस्कार्ड करेंगे तो क्या होगा, ई वेस्ट बढ़ेगा जब आप डिस्कार्ड करते हैं इसको तो। उसके बाद दूसरा आपके पास क्या है, हाई एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन जो होती है वो बहुत हाई हो रही होती है। ठीक है। दिस इज द सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है। तो हमारे पास सवाल का जवाब आ गया ये। अब पार्ट टू देखते हैं, पार्ट टू में क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा, सपोर्ट योर एनालिसिस विद एनी टू रियल या हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स। हमें दो एग्जांपल्स देनी है और पहले दो एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उसके बाद पार्ट थ्री पे जाते हैं। अच्छा, ये जो दो एग्जांपल्स देनी है, जो ऊपर एक्सप्लेनेशन है इसी से देते हैं एग्जांपल्स। ठीक है। इसकी पहली एग्जांपल देते हैं, क्या है, स्मार्ट होम सिस्टम ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ अनयूज्ड लाइट्स। ठीक है। सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, एक ही हो गई। ठीक है। अब एक दूसरी एग्जांपल जरा नेगेटिव इम्पैक्ट से दे देते हैं, जो मैं थोड़ी सी एलेबरेट भी कर रहा था, यहाँ पे एलेबरेट और ज़्यादा कर देता हूँ। मिलियंस ऑफ ओल्ड स्मार्टफोन्स डिस्कार्डेड एवरी ईयर। क्योंकि वो क्या करते हैं, रिलीज टॉक्सिक मटेरियल। ठीक है। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे दो नंबर। अब अगला सवाल है एक नंबर का सिर्फ। ठीक है। एक नंबर में क्या सवाल पूछा गया है, पूछा गया सजेस्ट द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्मार्ट डिवाइसेस इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल हार्म। आप कोई एक यूज बता दें क्लाउड कंप्यूटिंग का। ओके, पार्ट थ्री को सॉल्व करते हैं। ओहो, पीपल के स्पेलिंग गलत दिख रहा था। पीपल शुड यूज एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट डिवाइसेस। सही है। स्मार्ट डिवाइसेस टू अवॉइड
नहीं, टू नहीं करेंगे, एंड करेंगे, एंड अवॉइड अन अननेसेसरी पावर यूजेज टू रिड्यूस एनवायरमेंटल हार्म। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एक यूज। ठीक है।